अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह बयानात के बाद कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, इस सिलसिले में उड़ने वाली तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी आम इंतखाबात का शेड्यूल 15 या 16 दिसंबर तक जारी करने का इंदिया दिया है, जिसके बाद 17 दिसंबर से कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। यहाँ सवाल यह है कि 2024 के आम इंतखाबात के बाद मुमकिन मंजरनामा क्या होगा। किस सियासी जमात या इत्तेहाद का पलड़ा मुमकिन तौर पर भारी होगा? क्या कोई जमात वाज़ेह या दो तिहाई अक्सरियत हासिल कर पाएगी? अगर इलेक्शन के बाद पार्टी पोजीशन मिली जुली रही तो कौन सी जमात मरकज में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी? इस वक्त जो सियासी प्लेयर्स नुमाया है उनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, JUI, कॉफ लीग, MQM, IPP, PTI पार्लियामेंटेरियन और कुछ दीगर सियासी जमातें भी शामिल हैं। इंतखाबी मौसम आते ही सियासी इत्तेहादों और जलसों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 2008 में हुकूमत बनाकर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करने वाली पीपल्स पार्टी इस बार बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाने की ख्वाहिशमंद है। आज शांगला में कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। बाज तज्जियाकारों के मुताबिक पीपल्स पार्टी कम अज कम सदर मुमलकत के ओहदे पर आसिफ अली जरदारी को देखना चाहती है, लेकिन उसने किसी भी जमात से सियासी इत्तेहाद ना करने का फैसला किया है। तहम यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पीपल्स पार्टी का दुरुस्त फैसला है? क्या इस फैसले की वजह से दीगर अहम छोटी सियासी जमातें इलेक्शन से कबल ही पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल नहीं जाएंगी? क्योंकि ज्यादातर छोटी जमातें मुस्लिम लीग नून की छतरी तले जमा हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून की क्यादत बिना कोई शोर मचाए खामोशी से अपनी सियासी बिसात बिछा रही है। गुज़श्ता रोज 15 साल के बाद नवाज शरीफ खुद चलकर चौधरी शजात हुसैन के घर पहुंचे। उस मुलाकात में दोनों जमातों का सीट एडजस्टमेंट और साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक हो गया। इसी तरह 2 रोज कबल सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने लाहौर में सरबराह नून लीग नवाज शरीफ से 2 हफ्तों में दूसरी मुलाकात, जहां दोनों रहनुमाओं ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हरीफों का सामना करने के लिए एक साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया। यानी नून लीग और JUI इकट्ठे चलना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानब सिंध में भी नून लीग अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रही है। MQM, GDA और JUI मिलकर सिंध में बाजी पलटने की तैयारी में, जबकि बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स पहले ही अपना वजन नून लीग के पलड़े में डाल चुके हैं। नून लीग के रहनुमा और कई तज्जियाकार ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि इस बार नून लीग मरकज में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के मैदान में होते हुए ऐसा मुमकिन होगा? मसाइब का शिकार तहरीक इंसाफ के असीर बानी और साबिक चेयरमैन का कहना है कि हर सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के बारे में यह तासुर आम है कि अगर ये जमात बतौर उम्मीदवार खंबे को भी टिकट देगी तो वो जीत सकता है। यहाँ सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ इंतखाबात में कोई सरप्राइज दे सकती है? मुमकिन सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग सियाह के सरबराह सियासतदान एजाजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब। एक नक्शा मैंने आपके सामने खींच दिया है, आपको क्या मुमकिन इंतखाबी मंजरनामा दिखाई दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इस सारे तजिए से मुझे आने वाली हुकूमत जो है वो PDM-2 नज़र आ रही है। जो आपने बताया कि किस तरह से कौन कौन सी जमातें जो है वो कैसे इकट्ठी हो रही हैं, तो लाजिमी बात है कि -1 जमात ही अगर हुकूमत बनानी है तो उसमें पीपल्स पार्टी भी देर या सवेर वो शामिल हो जाएगी। और आपने ये सही तजिया किया है कि पीपल्स पार्टी की सिर्फ 2 ख्वाहिशात हैं, छोटी छोटी मासूमाना। एक वो सिंध में चाहते हैं हुकूमत बनाना और दूसरा सदारत की कुर्सी। अब वो मैच है बिटवीन मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ जरदारी। वो देखते हैं कि कौन वहां जाकर बैठता है। ये पहला इलेक्शन ऐसा हो रहा है कि जिसमें आप इलेक्शन से पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी जमात कहाँ हुकूमत बनाएगी और कौन सी जमात कहाँ बैठी होगी इलेक्शंस के बाद। तो इन तमाम हालात को सामने रखते हुए मैं अभी कुछ कह नहीं सकते हम कि आने वाला जो है वो मंजर क्या होगा। इलेक्शंस की स्केड्यूल आपने बता दिया कि वो आ रहा है, लेकिन क्या इलेक्शन हो पाएंगे उन तारीखों पर? क्योंकि बहुत सी जमातें जो बड़ी जमातें इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं, खसूसी तौर पर KPK से और बलूचिस्तान से, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया कि मौजूदा सूरत हाल में और सिक्योरिटी की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कैंपेन बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फरवरी के अंदर 8 फरवरी को धुंध और बर्फबारी और मौसम ऐसा होगा
कि शायद लोगों को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना मुश्किल हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कह सकते हैं कि जनाब जो तैयारी हो रही है, क्या वाकई वो दूल्हा जो है वो सेहरा पहनकर स्टेज पर बैठ सकेगा कि नहीं बैठ सकेगा? क्योंकि आपने ये तो सारा नैरेटिव एक बिल्ड हो गया ना जी कि कौन आ रहा है और कैसे आ रहा है। लेकिन इस नैरेटिव के बाद जिसके लिए ये नैरेटिव बनाया गया है, क्या वो भी चौधरी शुजात तक ही मौजूद रहेंगे या पब्लिक के पास भी जाएंगे? एजाज साहब, एक तो है सादा अक्सरियत, नून लीग अपने ही वोटों से हासिल कर ले, अपनी सीट से हासिल कर ले। अगर वो सादा अक्सरियत अपनी सीट से हासिल ना भी कर पाए तो मियां साहब जिस तरह अलायंसेस बना रहे हैं, यानी उन्होंने एमक्यूएम को साथ शामिल कर लिया, बीएपी को साथ शामिल कर लिया, इधर से चौधरी शुजात हुसैन साहब अगर 2 कौमी असम्बली की सीटें हासिल कर पाते हैं, जो कि उनको तकरीबन नवाज शरीफ साहब की तरफ से गारंटी है, एक तारिक बशीर चीमा साहब की होगी और एक चौधरी सालिक हुसैन की होगी, तो वो इनके जरिए से तो बड़ी आराम से सादा अक्सरियत जो 169 अब चाहिए वो हासिल कर लेंगे। मैं तो इस पे कोई डाउट कर ही नहीं रहा। कैसे करेंगे ये तो वक्त बताएगा कि कैसे करेंगे। क्या जो जिनके साथ ये अलायंसेस हो रहे हैं वो क्या इलेक्टेबल्स भी हैं कि सिलेक्टेबल हैं, ये देखने वाली बात है। ये दिलचस्प है कि वो इलेक्टेबल है या सिलेक्टेबल है। तहरीक इंसाफ आपको कहाँ नजर आ रही है इस इलेक्शन मंजरनामे में? देखिए मौजूदा सूरत हाल में तो जो हालात हैं, मुझे तहरीक इंसाफ के वोटर तो नजर आ रहा है मैदान में, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद इतनी मुतहर्रक नहीं हो सकेगी, हो पाएगी, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस का माहौल ही अभी तक नहीं बन पाया और ना ही उसको बनने दिया जा रहा है अभी तक जो है। और क्योंकि वो उनके जो चेयरमैन है वो तो केसेस में हैं, जो वाइस चेयरमैन है वो भी, उन पे भी केसेस हैं। दीगर जिनको नॉमिनेट किया गया है, ज्यादातर अक्सरियत उनकी जो है सेक्रेटरी जनरल से लेकर और सदर तक, वो इस वक्त जेल में है या छुपे हुए हैं या जेल में है। तो इस माहौल के अंदर वो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकेंगे जिस तरह से लड़ना चाहिए। लेकिन उनका वोटर जो है वो इस वक्त खामोश तमाशाई बना हुआ है। क्या वो वोटर जो है वो एक्टिवेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अगर तो वो एक्टिवेट हो गया और अगर कोई ऐसा माहौल पैदा हो गया तो फिर ये 120 और 169 की जो बातें ना, ये ख्वाब खरगोश ही हो जाना है। ये सीटें नहीं निकल सकती इनकी। क्या मुमकिन है ये एजाज साहब? बहरहाल आप कई दफा मुंतखब हुए, कई इलेक्शंस आपने कंटेस्ट किए, क्या ये मुमकिन होता है पाकिस्तानी सियासत में, या मुमकिन हो सकता है कि खास तौर पे देही जो इलाके हैं या कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि आप वोटर को ना भी निकालें, आज का वोटर 2023-24 का वोटर खुद से निकल आएगा, यानी ना आपके के पास कैंपेन के लिए लोग हों, ना आप बसें प्रोवाइड करें, चूंकि आप इस वक्त पकड़ धकड़ का सामना कर रहे हैं, तो लेकिन लोग खुद से निकल आएंगे, मुमकिन है? देखिए लोग भी निकलेंगे, वोट भी डालेंगे, वोट जाया भी करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आखिर में क्या जो बात है वो सामने आती है। और मुझे ये भी खबर मिली है कि अगर माहौल इसी किस्म का रहा जिस तरह अभी है, और ये बहुत ऐसे जराए हैं जो कि उनके बड़े करीबी जराए हैं, उन्होंने कहा हो सकता है कि वो इलेक्शन ही बॉयकॉट कर दें। तो फिर अगर उन्होंने एक बड़ी जमात जो पाकिस्तान में, जिसके आप देख रहे हैं कि पोल्स में भी आगे है, पब्लिक के अंदर भी नुमाया है, क्योंकि बाकी तो कोई जमात नहीं है जो मुतहर्रिक हो। आज छोटे छोटे जलसे जो हैं वो सारे कर रहे हैं। यानी ये जो इस्तेकाम है पाकिस्तान वाले भी कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कभी शांगला में और कभी कोयटा में 3-4 हजार 5 हजार लोग, ये कोई वो नहीं है कन्वर्टेबल टू टू इलेक्टोरल प्रोसेस। तो फिर अगर उन्होंने, एक बड़ी जमात ने इस इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया तो पूरा इलेक्शन ही मुतनाज़ हो जाएगा फिर। तो इसलिए मैं ये लेकिन कहता हूँ कि ये इलेक्शन से पहले ये करें। गलती नहीं होगी एजाज साहब? 2008 के इलेक्शन में भी आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने बॉयकॉट किया था, क्योंकि उस वक्त सारी जमातों ने मुशर्रफ साहब के जमाने में ये तय किया था कि हम इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी ने सामहाउ इलेक्शन कंटेस्ट कर दिया और इमरान खान साहब ने इलेक्शन का बॉयकॉट रखा, तो उन्होंने नुकसान उठाया। क्या 2008 ये के इलेक्शन को देखें, 2008 के इलेक्शन में जो नून लीग और पीपल पार्टी की पोजीशन थी ना, वो आज पीटीआई की पोजीशन है। तो पीटीआई का 2008 का बॉयकॉट करना कोई इतनी अहमियत नहीं रखता था, या जमात इस्लामी कर दे
या कोई और जमातें करते हैं तो छोटी छोटी जमातें होती थी। ये पीटीआई तो बनी 2011 के बाद है और आज एक नुमाया जमात है। आज उनका बॉयकॉट करना ऐसा होगा जैसे 2008 में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर दोनों कर देते, बॉयकॉट कर देते। तो ये चीजें सारी देखनी पड़ेंगी आपको कि आगे किस बट किस्म आप का माहौल जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई मॉरल डेमोक्रेसी तो नहीं है। पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है कि बस आप जैसे तैसे आके आप बैठ गए तो बस यही डेमोक्रेसी है। वो तो मॉरल डेमोक्रेसी में सवाल होगा ना कि इतनी बड़ी पार्टी है, वो इलेक्शन का बॉयकॉट कर रही है, तो पूरा इलेक्शन ही कंट्रोवर्शियल हो गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे बाद में, और पीडीएम 2 जो है वो मैं आता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन मैं जो बात करने की है वो कोई भी नहीं कर रहा। देखिए, बात यह है कि क्या इलेक्शंस आर एंड टू मीन्स विच यू आर गोइंग टू द ऑब्जेक्टिव विच यू आर गोइंग टू अचीव। पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त इन इलेक्शन से बहुत आगे गए हुए हैं। प्री इलेक्शन जब तक के वो माहौल नहीं क्रिएट किया जाएगा, वो चार्टर नहीं होगा जिस चार्टर के तहत आगे चलना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाली हुकूमत जो है वो डिलीवर भी कर सकेगी। मेरा ख्याल है वो भी एक एक जो भी, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करूं, लेकिन पिछले 16 महीने हमने देख लिया ना, 16 महीने क्या किया इन्होंने। सारे पाकिस्तान की जमातें इकट्ठी हुई हुई थी। तो मुझे एक पॉजिटिव इनिशिएटिव दिखा दें उन 16 महीने का, जिसको मैं ये आज कह सकूं कि इसने मईशत को, एक्सपोर्ट्स को, इंपोर्ट्स को सही। कर्व करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, डॉलर को मुस्तकम करने के लिए, स्टॉक मार्केट में बेहतरी लाने के लिए, इंडस्ट्री को कुछ रिवाइव किया करने के लिए, आखिर में प्राइवेटाइजेशन। एजाज साहब आखिर में ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। एक तो ये इसलिए डिलीवर नहीं कर पाएंगे कि इनमें अहलियत नहीं होगी, या ये इसलिए डिलीवर नहीं कर पाएंगे कि एक हंग पार्लियामेंट होगी जिसमें सिर्फ अपना अपना हिस्सा ले रहा होगा 5 साल हर 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 सियासत और हर पार्टी बैठ के, उसका फोकस ही नहीं होगा डिलीवर करने में। देखिए, मैं तीसरी दफा कहने लगा हूं कि पीडीएम 2 होगी। पीडीएम 1 की आपने जो हालत देख ली ना, उससे उससे बदतर हालत होगी, क्योंकि अब लोग इनसे खौफजदा हैं। इसलिए खौफजदा है कि इन्होंने जो हशर किया 16 माह में, अगर इन लोगों को लाकर बैठा दिया गया और वही लोग खजाने की चाबियां लेकर और वही लोग बादशाह की कुर्सी पर बैठ गए, तो पाकिस्तान के जो थोड़ा बहुत SIFC से, एस्टेब्लिशमेंट की इनिशिएटिव से जो थोड़ा बहुत मईशत को सहारा मिला है, ये सारा धराम करके गिर जाएगा लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स। तो क्या पाकिस्तान इस मुकम्मल है? तो उससे पहले मैं कहता हूँ सब बैठकर कोई लाइंस ड्रॉ करें, कोई चार्टर बनाएं और पाकिस्तान, और देखें कि मुल्क को कैसे आगे चलाना है। ये बहुत अहम बात आपने की कि इलेक्शन में जाने के बाद इलेक्शन के नतीजे की बुनियाद पर मुल्क को चलाना वो एक और मरहला है, और इलेक्शन से पहले बहुत सारे बुनियादी सवालात का जवाब तलाश करके इलेक्शन में जाना वो एक और मरहला है। तो क्या इस मरहले के ऊपर रियासत के जिम्मेदार कोई फैसला कर सकते हैं बैठ के, और तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स? ये एक अहम सवाल है कि जिसका जवाब बहरहाल अभी तक नजर नहीं आ रहा कैसे कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद इसी सवाल को कि इलेक्शन का मंजरनामा क्या होगा, हमारे साथ मौजूद होंगे नजीर लगारी साहब और सज्जाद मीर साहब। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अफवाह गर्म है कि पीटीआई इंतखाबात का बायकॉट कर सकती है। इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इंतखाबात लड़े। पीटीआई को इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहिए। शायद इसका पस मंजर यह है कि तहरीक इंसाफ की ज्यादातर क़यादत जेलों में है और मुतअद्दिद रहनुमा मुकदमात भुगत रहे हैं। यहाँ सवाल यह है कि क्या इंतखाबात से कबल पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाएगी? दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा को तहरीक इंसाफ का मजबूत गढ़ समझा जाता है, लेकिन उसके साबिका रहनुमा परवेज खटक दावा कर रहे हैं कि वो केपीके में सारे हरीफों को शिकस्त देंगे और वजीर आला बनेंगे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खैबर पख्तूनख्वा में काफी मुतहर्रिक है। यहाँ सवाल यह है कि केपीके में परवेज खटक की जमात किस हद तक तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को मुतासिर कर सकती है। इसी तरह पंजाब में नून लीग के अलावा क्या नौ तश्कील शुदा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी कोई सरप्राइज देने की सलाहियत रखती है? क्योंकि इस हकीकत में कोई शुबा नहीं कि जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स पर जहांगीर तरीन काफी असर और रसूख रखते हैं। याद रहे कि साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी ने भी सियासत और तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ सवाल यह है कि अहम रहनुमाओं की अलहदगी तहरीक इंसाफ को किस हद तक इंतखाबी मैदान में मुतासिर करेगी।
दूसरी जानिब आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने शांगला में धुआंधार खिताब किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। बिलावल का इशारा वाज़ेह तौर पर नून लीग की क्यादत की तरफ है, जबकि नून लीग की क्यादत को कई रिलीफ मिलने के बाद अब भी पैनमा ना अहली जैसे चैलेंज का सामना है, जो कागजात नामजदगी के वक्त उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। याद रहे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई, जिसमें नवाज शरीफ खुद पेश हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ नैब के रेफरेंसेस पर हमेशा ही सवाल उठते रहे। अब चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल का भी एक बयान सामने आया है। डॉक्टर किबला अयास, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है कि नैब माली बदउनवानी के साथ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को भी रोके। एक तकरीब से खिताब में डॉक्टर किबला अयास ने कहा कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल माली बदउनवानी से भी बड़ी बदउनवानी है। यहाँ सवाल यह है कि क्या नैब के अफसरान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर उनसे करवाया जाता है। नवाज शरीफ, साबिक चेयरमैन पीटीआई, पीपल्स पार्टी की क्यादत और दीगर कई सियासतदानों पर नैब ने कई मुकदमात बनाए, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा केस अपने मंतकी अंजाम को क्यों नहीं पहुंचा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो मोतबर सहाफती शख्सियात, सज्जाद मीर साहब और नजीर लगारी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब, सबसे पहले तहरीक इंसाफ से मैं अगर आगाज करूं तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने जैसे कहा कि तहरीक इंसाफ को बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्या कोई ऐसा इम्कान मौजूद है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट कर सकती है? देखिए, इलेक्शन का बायकॉट तो फिर ही करेंगे जब उन्हें बल्ले का निशान ना मिले और उनको रजिस्टर ना किया जाए। ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए कि इमरान तो जेल में है और बल्ले का निशान उनको मिलता नहीं है, और लोग कैसे पहचानेंगे कि ये तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है या किसी और का कैंडिडेट है। कोई तो निशानी छोड़े ना जी। अगर कोई निशानी नहीं छोड़ी जाती और कहा जाता है कि समझ लिया जाए कि ये हमने खड़ा किया है और इसको आप वोट दे दें, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त यहाँ तक लोगों का मामला है उसकी खासी फुटिंग है। लेकिन वो फुटिंग जो जिसका वो जोर देते हैं वो पंजाब में है, खास तौर पर सेंट्रल पंजाब में, जिसकी भी ज़रा बहस करते हैं, जहाँ लड़ाई छिड़ी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी उनका खासा जोर है और इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है वो तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है, वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। जो सिंध की सूरत हाल है उसमें कराची कुछ उनका जो असर था वो एक तरह का नलीफाई किया गया है, तो वहाँ भी वो उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ असल लड़ाई लड़ी जानी है, और इस लड़ाई में अगर वो उनको उनका इंतखाबी निशान भी नहीं दिया जाता, उनकी पार्टी को रजिस्टर नहीं किया जाता, या उनकी पार्टी को तस्लीम भी नहीं किया जाता और उनके लीडर को जेल में रखा जाता, तो इलेक्शन किस बेस पे लड़ेंगे? वो फिर यही कहेंगे कि हमने बाइकाट कर दिया है। लेकिन मेरा ख्याल में ये सूरत हाल पैदा नहीं होने दी जाएगी, इसलिए नहीं दी जानी चाहिए कि इस सूरत हाल का मतलब ये होगा कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। यानी ये कहने का मतलब तो है कि 85 की सूरत हाल पैदा कर दी जाए, जब पीपल्स पार्टी और इस तरह की जमातें जो थी इलेक्शन से भाग जाने वाली बात होती थी कि वो आज तक अफसोस कर रही हैं कि हमने इलेक्शन से अलग हो गए। तो पीटीआई ये गलती नहीं करना चाहती, लेकिन पीटीआई का कोई तो चेहरा नजर आए ना जी, ये पीटीआई है। अगर आप पहचान ही ना पाए कि पीटीआई कौन सी है कौन सी नहीं है, और जो कैंडिडेट खड़ा किया जाए वो भाग जाए या भगा दिया जाए या बैठा दिया जाए या बैठ जाए या वो मैदान में उतरने के लिए तैयार ना हो, तो फिर पीटीआई ने क्या मुकाबला करना है? तो वैसी सूरत में हाल तो वो तब पैदा होगी जब कोई एक्सट्रीम एक्शन दूसरी तरफ से लिया जाएगा, और तवक्को की जा रही है कि ऐसा नहीं होगा। कोशिश यही की जाएगी कि पीटीआई किसी ना किसी नाम से किसी ना किसी शक्ल में वो इलेक्शन में हिस्सा ले। कुछ लोगों का ख्याल है कि बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि बल्ले का निशान तो दिया जाएगा, लेकिन बल्ले के निशान पे कौन कितना इलेक्शन लड़ेगा और कौन कितना इलेक्शन लड़ पाएगा, ये सारी वो बातें हैं जो अब तक तो ज़ेर बहस हैं। अब तो खैर वक्त आ गया है कि शेड्यूल भी अनाउंस होने वाला है और पता चल जाएगा कि असल नक्शा क्या है। 2-4 दिन और इंतजार कर दीजिए। लगारी साहब, जैसे मीर साहब फरमा रहे हैं, अभी बांग्लादेश में भी जनवरी में इंतखाबात होने जा रहे हैं और वहां पर भी जो अपोजिशन जमातें हैं वो हुक्मरान जमात को फस्तायत से तरजीह या तशबीह दे रही हैं और वो बायकॉट कर रही हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात, फिर जमात इस्लामी, बाकी जमातों ने भी इलेक्शन के बायकॉट का वहां ऐलान कर दिया है। तो क्या यहाँ पे इस किस्म की कोई सिनेरियो आप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से? मैं बड़ी हद तक मीर साहब से मुत्तफिक हूँ कि ऐसी सूरत हाल मौजूद तो है कि उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो कि वो बाइकाट का रास्ता अख्तियार करे।
बाइकाट उसने 2008 के इलेक्शन का किया था मेरे ख्याल में, वो उनकी एक तारीखी गलती थी। और उस वक्त पीटीआई को और इमरान खान साहब को बाइकाट नहीं करना चाहिए था। और 1985 में जो बाइकाट किया था उस वक्त एमआरडी ने, मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त था। और उस इलेक्शन में न जाना वो जो है उनके लिए बहुत बेहतर था। और उस इलेक्शन में जाने का मतलब ये था कि जनरल ज़ियाउल हक के इक़दाम को आप वैलिडेट करें। और उसकी जो भी कार्रवाइयाँ हो रही थी, वो तो ये कह रहे थे ना, उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी इंटरव्यू में जनरल ज़ियाउल हक ने मीर खलील रहमान, मीर जावेद रहमान और पूरी टीम साथ लेकर गए थे। मीर जावेद रहमान की अहलिया भी थी और अखलाक अहमद भी थे एडिटर, ये सब थे ज़ियाउल हक के साथ। वहाँ पर 8 अगस्त 1988 को वहाँ मौजूद थे, एक हफ्ता पहले। और उन्होंने कहा था जी देखें आज 8/8/8 गुजर गई। तो वो 8/8/8 के बारे में उन्होंने किसी ने कहा था कि 8 अगस्त को जो है वो आप 1988 को आप इस दुनिया से चले जाएंगे। तो वो इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे थे। जब दोबारा इलेक्शन, एक दफा तो उन्होंने गैर जमाती करने का ऐलान किया, तो दोबारा भी गैर जमाती वो करा रहे थे। तो लेकिन ये कि फिर 17 जो है 7 और 1 8 लोगों ने मिलाकर कहा कि जी 8/8/8 तो हो गई थी, इसलिए कि ज़ियाउल हक नहीं बचे थे, तो वो 17 का हो गया था। उससे पहले बहुत से इशारे मिल चुके थे, कम से कम मुझे इशारे मिले थे। मुझे मालूम अच्छी तरह से मीर खलील रहमान ने बता दिया था कि मैंने ज़ियाउल हक को कह दिया है भाई जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवा दो, वरना तुम नहीं बचोगे, मारे जाओगे, साथ में हम भी मारे जाएंगे। ये बात उन्होंने जो है मुझे 12 अगस्त को बताई थी। हालांकि 8 अगस्त को वहां से होकर आए थे और 12 अगस्त को उन्होंने बताई थी कि ये मैंने, और एक और दोस्त हमारे साथ थे अरशद इमाम, उन्होंने, वो भी गवाह हैं इस बात के। मीर साहब ने कहा था मैंने ज़ियाउल हक को साफ कह दिया है कि जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवा दो, वरना तुम मारे जाओगे, साथ में हम भी मारे जाएंगे। वैसे लगा हम नहीं मारे जाएंगे, मारा वही जाएगा, ये उन्होंने कहा था। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को या पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने के लिए उसके नतायज क्या होंगे ये हमें नहीं मालूम है। इसलिए कि ये एक इस पे लगारी साहब यहाँ आपकी इजाजत से वक्फा, अगर एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर दे तो उसके नतायज क्या होंगे? बहरहाल ये भी गौर तरफ सवाल है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे यही सवाल लेकर सजाद मीर साहब के साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद, सजाद मीर साहब और नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद है। सजाद मीर साहब, एक तो इस पे फरमाइएगा, जैसे लगारी साहब ने बताया कि अगर तहरीक इंसाफ बायकॉट करे तो उसके कुछ नताइज हो सकते हैं इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के हवाले से। क्या वाकई पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में ये इतनी मोरालिटी है कि अगर एक जमात, बड़ी जमात बायकॉट कर दे तो इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा और इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगा और फिर एक नया इलेक्शन होगा? ऐसा कुछ होगा? देखें, ज़ियाउल हक तो बड़ा खुश हुआ था जब उसे पता चला था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में नहीं आ रही। बहुत खुश हुआ था वो। और ये एक किस्सा ये हुआ करता है कि इलेक्शन में ना आना एक और किस्म की सेटबैक हुआ करता है पार्टियों को। 2008 के बाद तो 2013 में फिर वो मुस्लिम लीग आ गई थी और फिर वो उनकी हुकूमत भी बन गई थी और वो जोरदार गई थी, पीपल्स पार्टी तब हार गई थी। लेकिन ये मसला नहीं है, रिग्रेट तो वो भी करते रहे उस बात पर। लेकिन मसला ये है कि जब आप इलेक्शन में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है, इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो क्या होगा। सोचने वाले ये सोचते हैं कि अगर इलेक्शन करा दिए जाएं तो उसके नतीजे के तौर पर मुल्क की सूरत क्या बनेगी, और ना कराए जाएं तो सूरत क्या बनेगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन को रिग करना, माफ कीजिएगा लफ्ज, बात तो बड़ी अजीबोगरीब है, रिग करना शायद आसान है और इलेक्शन को पोस्टपोन करना शायद मुश्किल है। दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहता हूं कि अगर वो समझते हैं कि थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है और मैनेज होने के नतीजे में तौर पर इलेक्शन के रिजल्ट ठीक निकल सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरी तरफ ये समझा जा रहा है कि इलेक्शन का रिजल्ट जो भी निकलेगा, किसी न किसी पार्टी ने हंगामा करना है और जो हारने वाला होगा हंगामा करेगा, और उस हंगामे के नतीजे के तौर पर जो सूरत हाल पैदा होगी वो किसी के लिए भी खुशगवार नहीं होगी। और अगर पीटीआई हंगामा ये करती है तो ये जो सर ये जो हंगामे वाली आपने बात की, कथा कलामी की बात, मीर साहब, ये जो हंगामे वाली आपने बात की, तो अभी तक जो सिनेरियो है उसमें जैसे कहा जा रहा है कि जी नून लीग आगे है, बिलावल शिकवा कर रहे हैं, जरदारी साहब शिकवा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी पीछे है, पीटीआई पीछे, तो ये जो हारने वाले होंगे ये बड़ी जमातें होगी बहरहाल हारने वाली, अगर हारती है तो ये हंगामा तो फिर बहुत बड़ा होने जा। मैं उस पर बात नहीं करता कि बिलावल क्या कहता है, ये क्या कहता है, यहाँ ये तय हो चुका है कि मुस्लिम लीग जीत रही है, ये तय हो चुका है कि
पीटीआई को हमने कोने से लगाना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका ये सवाल जो है कि अगर पीटीआई इलेक्शन का बाइकाट करती तो क्या सूरत हाल होगी। ये सूरत हाल ये होगी, ये सूरत हाल के सोचने की बजाय और इस बात पे ज़्यादा किया जाता है कि इलेक्शन करा दिए जाएं तो क्या सूरत हाल होगी, ना कराए जाएं तो क्या सूरत हाल होगी। यानी कि मसला यहाँ तक आ पहुँचा है। और इस सूरत हाल में अगर पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखा जाता है तो ये ना इलेक्शन कराने के मुतरादिफ होगा और इसके नतीजे के तौर पर जो सूरत हाल होगी वो कोई खुशगवार नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में हमारे जो मनसूबा साज हैं और सोचने समझने वाले लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं बड़े क्रूड लफ्जों में कि शायद रिग करना उनके लिए आसान हो और पोस्टपोन करना मुश्किल हो। इस वक्त जो आलमी हालात हैं, जो सूरत हाल है, वो नजर यही आती है कि इलेक्शन कराई दी जाए तो बेहतर है, लेकिन कराने की सूरत में अगर उनको नतीजे का किसी को नहीं पता होता तो वो इलेक्शन उमूमन एक बहुत सीनियर सियासतदान के बकौल बड़े मुश्किल हो जाया करता है सूरत में इलेक्शन कराना। हमें तवक्को करते हैं कि अकल प्रिवेल करेगी, इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के नतीजे के तौर पर तमाम सियासी जमातें भी जो हैं वो आने वाले दिनों का समझते हुए एक सूरत हाल के साथ, जैसे इस मुल्क में इलेक्शन होते हैं जो शक्ल बनती है हमेशा से जैसे होते आए हैं, वो सूरत हाल को समझते हुए मामले को लेकर आगे बढ़ेंगी। वरना फिर वो इनकलाब की बात है और इनकलाब के लिए ये कौम तैयार है कि नहीं तैयार, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। सही है। लगारी साहब, वैसे तो हर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में बड़ा वॉलेटाइल एनवायरनमेंट होता है, वल्नरेबल एनवायरनमेंट होता है और दांधलीबाजी के इल्जाम, प्री पोल रिगिंग के इल्जाम शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस इलेक्शन से पहले ये माहौल कुछ ज्यादा तल्ख हो रहा है। इस माहौल के बाद इलेक्शन और फिर इलेक्शन के बाद बहरहाल जो भी आखिर किसी ने तो हारना है, जो भी हारेगा, जो भी कम सीटें लेगी जमात, कितना बड़ा हंगामा खड़ा करेगी वो? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसे हंगामे की कुछ सूरत पैदा नहीं होगी। पहली बात तो ये कि जितने ये इलेक्शन ज्यादा इनके ऊपर सवाल हो रहे हैं, इससे ज्यादा सवाल जो है वो 2018 के इलेक्शन के थे। 2018 का इलेक्शन बिल्कुल वन साइडेड थे। एक पार्टी पूरी स्टैब्लिशमेंट उठाकर अपनी गोद उसमें रख लिया था, अपना वतन डाल दिया था कि एक पार्टी को हर हालत में जितवाना है, लेकिन हर हालत में भी उन्हें जितवा नहीं पाए थे। इस सारी कोशिश के बावजूद और सब कुछ करने के बावजूद वो नहीं लेकर आ पाए थे और बिल्कुल जिगर से लगा रखा था। उनके लिए पार्टियों को तोड़ा मोड़ा गया, बहुत सी पार्टियों के उम्मीदवारों को विड्रॉ कराया गया और बहुत से उम्मीदवारों के कागजात वापस लेकर दूसरी जमात में शामिल किया गया। फिर अलग ग्रुप बनाए गए कि सुबह महाज किस्म की चीजें बनाई गई और फिर उन सबको उठाकर उसकी गोद में डाला गया। कराची में जो कुछ हुआ है वो हमें मालूम है और जिस तरह से शकूर शाद को रातों रात उठाकर उम्मीदवार बनाया गया और फिर उसको जितवाया गया है, ये सारा कुछ हमारे सामने हुआ है। तो ये इस तरह का प्रोसेस तो जिस तरह 2018 में किया गया था, इससे पहले कभी भी नहीं किया गया था और अब भी वो वैसे रहा है कि एक पार्टी लग रहा है कि वो एक बोझ चले, जो बोझ उसका अपना क्रिएट किया हुआ है। उसके पास बड़े मौके थे, बहुत मौके थे, उन्होंने सारे मौके खुद जाहिर किए थे। ठीक है, और के दूर दराज इलाकों तक जानता हूँ वो नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे जो है ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो नहीं है। और इसी तरह से पंजाब में भी सूरत हाल को ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी, बहुत बड़ी वो इस पोजीशन में नहीं है कि स्वीप कर जाए। ये सारी पोजीशन जो है मौजूद है। इलेक्शन हर हालत में करा दिए जाएं और निशान दे दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे दें आप, कोई कयामत नहीं टूटेगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। उनको निशान भी दे दिया जाए और उनको पूरे मौके भी दिए जाए, उनके उम्मीदवारों को ना बिठाया जाए। और इलेक्शन जो है, इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो जो भी आएगा, फिर सारे लोग बैठकर इसको मानेंगे भी कि जनाब रिजल्ट, जैसे अमीर साहब बता रहे थे कि नवाज शरीफ जेल में थे और इलेक्शन लड़ा गया है। और उससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि लोग जेल में भी होते हैं, इलेक्शन में लड़ते हैं। तो ऐसी सूरत हाल अगर बाइकाट होता है तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली, मैं बता रहा हूं, अल्टीमेटली बाइकाट करने वालों का नुकसान हो सकता है, रियासत का, मुमलिकत का नुकसान कम होगा मगर कम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सज्जाद मीर साहब मौजूद थे। बहरहाल अब अगले तकरीबन 60 दिन का फासला है इंतखाबात की तारीख में, 8 फरवरी में, और ये तबसरे तज्जिए का सिलसिला जारी रहेगा अच्छी तरह से कि कौन सी जमात आगे बढ़ना शुरू हो रही है और कौन सी जमात शिकवा कर रही है और कौन सी जमात ज्यादा मजबूत है, किस सूबे में, किस खत्ते में। ये वो तमाम तबसरे और तज्जिए हैं जो इंतखाबी माहौल जैसे जैसे अनफोल्ड होगा उसके साथ साथ आपके सामने रखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। देखते रहिएगा
जमहूरियत।